गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है। थ्री फेज यानी कि वह मोटर जिसमें सप्लाई तीनों फेजों के माध्यम से आएगी और उन तीनों फेजों के बीच फेज अंतराल 120 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो हेडिंग डालो थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का यहां क्या कह दो, प्रेरण मोटर। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पहली बात तो है कि आप इसमें सप्लाई क्या दोगे? तीन फेज, और तीन फेजों से सप्लाई दोगे तो उन प्रत्येक फेजों के बीच फेज अंतराल कितना डिग्री होगा? 120। प्रत्येक फेजों के बीच फेज अंतराल 120 डिग्री होने से चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? घूर्णित। और चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित बनेगा तो मोटर क्या हो जाएगी? सेल्फ स्टार्ट। तो सबसे पहली बात है थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। सेल्फ स्टार्ट मोटर क्यों होगी? क्योंकि घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया जब आपके पास लगातार रूप से अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र आगे से आगे बढ़ता हुआ बना रहे, तो उसे हम कौन सा कहते हैं? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भाई। इसमें तीन फेज सप्लाई दी जाती है। तथा इन फेजों के बीच आपस में 120 डिग्री का फेज अंतराल होता है। कितना फेज अंतराल होता है भाई? ठीक है। जब हमारे पास इनमें 120 डिग्री का फेज अंतराल होगा तो 120 डिग्री फेज अंतराल के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? घूर्णित। और घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होने से मशीन क्या होगी? सेल्फ स्टार्ट। ठीक है। इसमें घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बनता है अतः मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो मोटर क्या हो जाएगी भाई? सेल्फ स्टार्ट। ठीक है। घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? होती है। सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है? क्योंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? घूर्णित। ठीक है। इन फेज अंतराल जो फेजों के बीच में फेज अंतराल कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री। ठीक है। अब ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ये केवल लेगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। लेगिंग का मतलब हो गया पश्चगामी, जिसमें धारा वोल्टेज से पीछे होती है।
और पश्चगामी में वो इसलिए कार्य करती है क्योंकि इसमें गुण किसका है? प्रेरण का। प्रेरण यानी इंडक्टेंस होता है, और इंडक्टेंस में हमेशा धारा है जो वोल्टेज से क्या करती है? लेग। शुद्ध इंडक्टर में धारा वोल्टेज से कितनी लेग करती है? 90 डिग्री। शुद्ध इंडक्टर में कितना डिग्री करती है? 90 डिग्री। तो यह ध्यान रखना, यह मोटर हमारे पास लेगिंग शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। यह मोटर पश्चगामी लेगिंग शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। ठीक है, ये हमारे पास किस पर कार्य करेगी भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास लेगिंग शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। ठीक है, लेगिंग का मतलब हो गया पश्चगामी। अब देखो, सिंगल फेज की तुलना में 3 फेज है, तो इस 3 फेज मोटर की क्षमता भी क्या है? उच्च, और दक्षता भी क्या है? उच्च। इस मोटर की क्षमता व दक्षता उच्च होती है। और पावर फैक्टर के बारे में तो इतना ध्यान रखो कि भाई स्क्विरल केज में तो 0.8 से अधिक होता है। जीरो 0.8 से अधिक। जबकि जो स्लिप रिंग होता है ना, एक स्लिप रिंग मोटर और आएगी इसमें, उसमें 0.9 से भी अधिक रहेगा। सबसे ज्यादा क्षमता की और सबसे ज्यादा दक्षता की मोटर हमारे पास कौन सी लगेगी भाई? स्लिप रिंग। तो हमारे पास 2 प्रकार की मोटर बनेगी इसमें, एक स्क्विरल केज, एक स्लिप रिंग। स्क्विरल केज 2 प्रकार का है, सिंगल केज और डबल केज। ये रोटर के आधार पर है। स्लिप रिंग मोटर होता है, उसमें रोटर होता है, वो कहलाता है वाउंड रोटर। है ये स्क्विरल केज। स्क्विरल का मतलब है गिलेरी, केज का मतलब पिंजरा। अभी थोड़ी देर में देखेंगे ये रोटर का निर्माण होगा वो गिलेरी के पिंजरे के अनुसार, मतलब उसकी तरीके से निर्माण होगा। इसलिए गिलेरी पिंजरा प्रारूपी रोटर भी कहते हैं हिंदी में। स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर। अब मैं इसमें रोटर के बारे में वर्गीकरण तो बाद में कराता हूं, पहले इसकी कार्य प्रणाली बताता हूं। और इसकी कार्य प्रणाली में एक शब्द आता है स्लिप। स्लिप को लेके काफी सारे न्यूमेरिकल रहते हैं, तो पहले उनके बारे में देखते हैं, फिर रोटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, लिख लिया ये तो। ओके, अब इसमें हमारे पास कार्य प्रणाली हेडिंग डाल देते हैं। आपके इस मशीन में, ऐसी मशीन में जितनी भी चीजें समझने वाली है, कॉन्सेप्ट है, सारा इसी के अंदर है भाई। शुरू करने से पहले बता दो, सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही है।
क्योंकि स्टार्टर भी इसी में आता है, नियंत्रण भी इसमें आता है, न्यूमेरिकल भी इसमें आता है, दोष भी इसी में आता है, और जो हमारे पास कार्य प्रणाली और सिद्धांत क्या होता है वो भी इसी में आता है, रोटर के प्रकार भी सब इसी में आते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो एक ऐसी मोटर बचेगी उसका नाम होता है सिंक्रोनस मोटर। उसमें खास कुछ नहीं होता, वो 2.5-3 पेज की होती है। जो कुछ है वो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर ही है, सब कुछ ठीक है। अब देखो देखो कि हमारे पास एक रोटर है, ठीक। ये तो हमारे पास बाहर वाला भाग कहलाता है। बाहर वाले भाग तो हमारे पास क्या होता है भाई, बॉडी। बॉडी बॉडी को आप क्या कहते हैं भाई, योक, या आप इसे कहते हैं फ्रेम। ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। और ये जो हमारे पास होता है ना, ये कहलाता है हमारे पास आर्मेचर कोर। ये क्या होता है भाई, आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर होता है जो सिलिकॉन स्टील से निर्मित होता है। आर्मेचर कोर होगा वो किससे निर्मित होगा भाई, सिलिकॉन स्टील। तो आर्मेचर कोर होगा सिलिकॉन स्टील से निर्मित होगा। इस आर्मेचर कोर के ऊपर हम वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं। आर्मेचर कोर के ऊपर जो वाइंडिंग स्थापित करेंगे उस वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, यहां पर विद्युत सप्लाई प्रदान करेंगे। ये हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें एक टर्मिनल बॉक्स निकला होगा, इसमें से यहां पर टोटल 6 टर्मिनल निकलते हैं जिससे आप स्टार या डेल्टा का निर्माण कर सको। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, टर्मिनल बॉक्स। और इसी के आधार पर इसमें हम एक रोटर भी अलग प्रकार के निर्माण करते हैं। सॉरी, तो हम यहाँ पर इसमें अलग प्रकार के इसके अंदर रोटर भी रहते हैं। रोटर के बारे में ज्यादा डिटेल अभी हम कलेक्ट करेंगे नहीं, थोड़ा आगे पढ़ेंगे स्क्विरल केज कैसा होता है, इन सभी रोटर के बारे में देखेंगे। इस रोटर में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट कॉपर की या एल्यूमिनियम की छड़ें लगी है। हम रोटर को किसी भी प्रकार की सप्लाई प्रदान नहीं करते, हम रोटर को कोई सप्लाई प्रदान नहीं कर रहे। जब हम आर्मेचर कोर को सप्लाई प्रदान करेंगे तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, रोटर के ऊपर बल लगेगा। बल लगने के कारण रोटर क्या करेगा, गति करेगा। और रोटर गति करने के कारण हमारे पास यांत्रिक कार्य पूरा होगा। ठीक है।
तो हमारे पास अभी मेन कार्य प्रणाली इतनी है। आर्मेचर कोर बनी किसकी होती है? सिलिकॉन स्टील की। रोटर के बारे में बताएंगे, रोटर किसका बना होता है, क्योंकि डबल केज के अंदर है जो बाहरी छड़ है वो तो पीतल की है, अंदर वाली छड़ है तांबे की, जबकि सिंगल कोर में तो सीधा तांबे की है ना। तो रोटर के बारे में हम रोटर के समय चर्चा करेंगे। अभी आप इस स्ट्रक्चर देखो, बाहरी बाउंड्री है जो हमारे पास बॉडी है यो कहलाती है। इसका कार्य क्या होता है? यांत्रिक सुरक्षा। और उसके बाद में हमारे पास क्या होता है भाई? आर्मेचर का कोर जो सिलिकॉन स्टील से निर्मित होती है, और इसको हम क्या करेंगे? सप्लाई प्रदान करेंगे। विद्युत सप्लाई हम किसको प्रदान करेंगे? इसको प्रदान करेंगे। तो पहले इसको लिखो, फिर हम इसके एक न्यूमेरिकल वाली डेफिनेशन समझाऊंगा मैं, ताकि आपको पता चलता जाएगा। कब से चलेगा प्लीज सर? लैपटॉप में कोर्स स्टार्ट करवा दो। हो तो गया लैपटॉप में, जिनके लैपटॉप में है, लैपटॉप तो चल रहा है लैपटॉप में। लैपटॉप में कोर्स चलता है विंडो एप्लीकेशन से। एक आप टीम को कॉल करोगे तो वो एक लिंक भेजेगी, तो एक विंडो एप्लीकेशन का लिंक आएगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है लैपटॉप में। फिर वहां पर आपका कोर्स लॉगिन करने पर खुल जाएगा। लिख लिया भाई?
लिख लिया भाई, लिखो चलो। देखो कि इस स्टेटर को अपन देते हैं सप्लाई, इस स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो एक घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, इसके बल लगने के कारण रोटर क्या होता है, घूमता है। तो रोटर किस कारण घूमता है, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण। जो चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन गति वाला बनेगा उसका बल लगेगा तो रोटर क्या होगा, घूमेगा। और घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र क्यों बनेगा, क्योंकि इसको हम सप्लाई क्या देंगे, 3 फेज। तो लिखो लाइन में बोल रहा हूं, तो लिखो स्टेटर कोर को 3 फेज सप्लाई प्रदान करने पर, स्टेटर कोर को 3 फेज सप्लाई प्रदान करने पर एक घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर कोर को 3 फेज सप्लाई प्रदान करने पर एक घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। लिख लिया। और घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र का जो गति है वो सदैव क्या रहेगी, नियत। क्योंकि यदि आपने सप्लाई नियत दी है तो चुंबकीय क्षेत्र तो वही बढ़ना है, तो सदैव क्या रहेगा, नियत। अब जो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बन गया, नेक्स्ट लाइन लिखो, इस घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण, इस घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण रोटर गति करता है। इस घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण रोटर गति करता है। अब बताओ, रोटर की गति ज्यादा होगी कि स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति ज्यादा होगी? अरे चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण तो रोटर घूम रहा है, तो जो बल लगाएगा उससे ज्यादा कैसे घूम सकता है? ज्यादा तो नहीं घूम सकता ना। जो भी बल बल कौन लगा रहा है, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र। अब घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगेगा उस उतना ही स्पीड से घूम सकता है या उससे कम स्पीड से घूमेगा? उससे ज्यादा स्पीड से कैसे घूम सकता है? पॉसिबल नहीं ना। तो रोटर की गति हमेशा स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति से क्या होती है, कम होती है। अब मैं इसके, ये तो हो गए बेसिक मतलब नेचर क्या है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल नेचर पे ले चलता हूं, जिसमें आपको घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र, रोटर के सभी के बारे में देखते हैं। आर्मेचर में सप्लाई 3 टर्मिनल लगे ना, है? आर्मेचर सप्लाई टर्मिनल को सप्लाई तो हम पहले ही देंगे, इसीलिए हमने टर्मिनल बॉक्स लगाए यहाँ पर। हमने कहा यहाँ 6 टर्मिनल होते हैं, जिसमें 3 होते हैं स्टार के, 3 होते हैं डेल्टा के। एसी देंगे, इधर डीसी कुछ नहीं है। हाँ, इधर सप्लाई क्या देंगे, एसी। और कौन सी सप्लाई देंगे, 3 फेज। और पहली लाइन भी यही तो कह रही है, स्टेटर कोर में 3 फेज की सप्लाई देंगे तो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र कब बनेगा, जब आप एसी सप्लाई दोगे, हैं? सप्लाई का मान तो नियत रहता है। सप्लाई मान नियत है, जैसे मान लो कि 215 वोल्ट है, मतलब सॉरी 230 वोल्ट होता है एसी सिंगल फेज, तो मतलब मैं 230 वोल्ट दे रहा हूँ। 3 फेज में 415 वोल्ट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं वोल्टेज क्या दे रहा हूँ, 415। तो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, नियत ही रहेगा। मतलब ये है, एक होता है 415 को मैंने घटा दिया, 380 कर दिया, 440 कर दिया, तो ये होता है कि वोल्टेज को मैं क्या करूं, कम ज्यादा। और वोल्टेज को कम ज्यादा करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी कम ज्यादा होगा। तो हम सामान्यतः वोल्टेज क्या देते हैं, नियत। तो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा हमारे पास, नियत। और इस घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन घूर्णन करेगा, रोटर। और रोटर है जो गति किसके कारण करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अब आप लिखेंगे शब्दावली। शब्दावली सीधा लिख देते हैं ना। एक तो लिखते हैं
सिंक्रोनस चुंबकीय क्षेत्र गति, या स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र गति। इसको डिनोट करते हैं एनएस से। इसको डिनोट किससे करते हैं? एनएस से। यह सप्लाई के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति है। उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति है। ये तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस, ये सप्लाई के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति है। ये सिंक्रोनस यानी कि तुल्यकालिक गति होती है। तुल्यकालिक गति का मतलब क्या होता है? नियत गति भाई, नियत गति। और अब जो हमारे पास एनएस बराबर क्या होता है? 120 गुणा एफ बटा पी। 120 गुणा एफ बटा पी, जहां एफ क्या होती है भाई? सप्लाई आवृत्ति, और पी क्या होती है भाई? पोलों की संख्या। ठीक है, ओके। अब ये बन गया हमारे पास। दूसरी हमारे पास है रोटर की गति। और रोटर की गति हमारे पास कहलाएगी एनआर। रोटर गति किसके कारण करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की गति के कारण। चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण रोटर गति करेगा, इसलिए रोटर की गति सदैव इस सिंक्रोनस गति से कम होगी। इसे मोटर की गति भी कहते हैं। भाई जिस गति से रोटर घूमेगा वही शाफ्ट घूमना है, उसी गति को क्या कहते हैं? मोटर की गति। ये तो सप्लाई के कारण है। रोटर घूमेगा उसी गति को क्या कहोगे? मोटर की गति। तो जब आपको कहीं मोटर की गति लिखे या रोटर की गति लिखे, दोनों एक ही बात है। इसे मोटर की गति भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण रोटर गति करता है। अतः रोटर की गति सिंक्रोनस गति से क्या होगी? कम। अतः रोटर की गति सिंक्रोनस गति से क्या होगी? कम।
हो गया भाई। ओके, अब हमारे पास तीसरा शब्द आता है स्लिप। पूरी दुनिया लिख लिख, कहाँ थे तुम? तीसरी हमारे पास पॉइंट्स आता है, वो है स्लिप। स्लिप क्या होता है? जैसे आप चल रहे हो, स्लिप कब होंगे? जब आपकी गति और जो नियत गति के बीच में क्या आ जाएगा? अंतर। जैसे केले के छिलके ऊपर के ऊपर आपका पैर रखा, तो आप जिस गति से चल रहे हो उसकी तुलना में गति क्या हो गई? ज्यादा। स्लिप का मतलब तो तभी है ना, बराबर गति होती है तो स्लिप होता ही नहीं है। गति या तो कम या थोड़ा ज्यादा होगी, तभी क्या उत्पन्न होगी? स्लिप। ठीक है, तो तीसरा अपन देखते हैं, शब्द आता है स्लिप। स्लिप होगा NS-NR। इनके बीच में अंतर तो होगा ना भाई, NS-NR, यानी सिंक्रोनस गति और रोटर की गति के बीच में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? स्लिप। जैसे मान लो सिंक्रोनस की गति 1000 RPM है, तो रोटर की गति 1000 तो हो नहीं सकती ना, 1000 से थोड़ी कम ही होगी, 980 हो गई, 990 हो गई, 960 हो गई। तो ये जो बीच में 1000 और 960 में अंतर आया, ये अंतर क्या कहलाएगा? स्लिप। तो इस NS और NR का अंतर क्या कहलाएगा? स्लिप। एक आता है हमारे पास स्लिप अंश। स्लिप अंश किससे डिनोट करते हैं? एस से। एस बराबर क्या होता है? NS-NR बटा NS। NS-NR बटा NS, यानी कि वो कह रहा है स्लिप है जो सिंक्रोनस की तुलना में कितना आया है, इसे स्लिप अंश कहते हैं। 1/20 आया है, 1/30 आया है, 1/40 आया है, यानी सिंक्रोनस की तुलना में स्लिप कितना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? स्लिप अंश। एक शब्द बनता है प्रतिशत स्लिप। ये होगा हमारे पास NS-NR बटा NS गुणा 100। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गए भाई? प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप क्या आया? NS-NR बटा NS गुणा 100, इसे हम कहते हैं प्रतिशत स्लिप। और ये केवल क्या कहलाता है? स्लिप अंश। और इंटू 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत स्लिप। ठीक है, एक होती है हमारे पास इसमें और रोटर की आवृत्ति। रोटर की आवृत्ति, रोटर की आवृत्ति हमारे पास कितनी होती है? तो FR बराबर होता है S गुणा F। S तो स्लिप अंश है ही, और F क्या है? आवृत्ति। तो F हमारे पास कहलाता है, वो कहलाता है आवृत्ति, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्लिप अंश। तो इससे हमारे पास क्या निकलेगी भाई? इससे हमारे पास निकलेगी रोटर की आवृत्ति। प्रतिशत स्लिप क्या होता है? प्रतिशत स्लिप होता है NS-NR बटा NS गुणा 100। सवाल है कि प्रतिशत स्लिप कितना होता है? तो आप कहना प्रतिशत स्लिप जो मान है ये 2% से 5% होता है। कितना होता है भाई? स्लिप सामान्यतः कितना होता है? तो स्लिप सामान्यतः 2% से 5% होता है। ये सवाल सीधा पूछा जाता है। अब करो नोट, सूत्र में किसी में परेशानी तो नहीं है? ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल का जो नेचर है वो यहां पर आके रुकता है।
आज अभी तक ये सारे नहीं आए हैं। घर वालों ने रोक लिया होगा कि चौमासा तो रुक 2 दिन तो। आदमी मिल नहीं रहे हैं। हैं? हाँ, यही मामला है कि 2-4 दिन रुक। हैं? कडार तो कडार जाओ जा जाओ, बुडार तो जा। कार्ड तो फेर ही ले वहां। अब मैं न्यूमेरिकल सवाल देता हूँ, ध्यान से करना भाई। लिख लिया? 6 पोल, 50 हर्ज, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति इंडक्शन मोटर की गति 960 आरपीएम है, तो ज्ञात करो पहला है एनएस, दूसरा प्रतिशत स्लिप, तीसरा रोटर की आवृत्ति। तीनों ज्ञात करो। आसान सवाल है। रोटर की आवृत्ति कितनी होती है ये तो सवाल मैंने दिया है ना, निकालना आपको पड़ेगा। कितनी होती क्या है? रोटर की आवृत्ति, स्लिप स्लिप कितना होता है? 2 से 5%। तो रोटर की आवृत्ति 2% से 5% के बीच होती है सामान्यतः सप्लाई आवृत्ति की। वो तो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी।
करो, ट्राई करो भाई। आप एफ आर बता दो तब तक सब आ जाएगा। छोड़ो तुम, एक लास्ट बता दो एफ आर। एफ आर जब तक आओगे ना तब तक सब आ जाएगा। हैं? 2000 आ रहा है। एफ आर दो आया, दो आया, उनके सबके सही है, कोई तनाव लेने की आवश्यकता है ही नहीं। गड़बड़ तो तब है जब किसी के 2000 आया है, किसी के 200 आया है, वो गड़बड़ है। दो तो सही है। अब देखो कि सबसे पहले आप निकाल लेते हैं एनएस। एनएस बराबर क्या होता है, आवाज नहीं भाई, 120 गुणा एफ बटा पी, यानी कि एनएस बराबर 120 गुणा एफ कितना है 50, पी कितना है 6, 6 से आपने इसको काट दिया तो कितनी बार गया 20 बार, 50 गुणा 20 कितना आया 1000, तो 1000 आरपीएम आया। ये तो हमारे पास पहला सवाल है। दूसरा हमारे पास ये हो गया कि भाई प्रतिशत स्लिप कितना है, तो प्रतिशत स्लिप ये होता है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस गुणा कितना होता है 100, यही होता है ना भाई। और आप देखो कि ये जो मोटर की गति होती है वही किसकी गति होती है, रोटर की, यानी एनआर का मान कितना है 960 आरपीएम है। कितना है 960 आरपीएम। तो आप यही लिखेंगे कि 1000 माइनस 960 बटा 1000 गुणा 100, 20 से 20 कैंसिल, 40 में 10 का भाग दिया कितना प्रतिशत है 4, तो ये आ गया 4%। ये भी ठीक है। तीसरा सवाल ये पूछा गया था रोटर की आवृत्ति क्या, एफ आर। एफ आर था, एफ आर बराबर एस गुणा एफ, ठीक है। एस का मान कितना है भाई, तो एस का मान है 4 नहीं है 4/100, क्योंकि ये तो स्लिप अंश लिखना था ना, प्रतिशत स्लिप लिखने को थोड़ी बोला मैंने। आप देखो सूत्र, सूत्र में हमारे पास प्रतिशत स्लिप नहीं, क्या है स्लिप अंश। स्लिप अंश का फॉर्मूला तो एनएस माइनस एनआर बटा एनएच है, गुणा 100 है नहीं। तो आप क्या करोगे, प्रतिशत स्लिप में भाग दे दोगे 100 का, ये क्या आ गया स्लिप अंश, इनटू एफ कितना है भाई, सप्लाई आवृत्ति कितनी है 50, 50 से काटा तो कितना है 2, 4 में 2 का भाग दिया कितना है 2 हर्ट्ज। तो यहाँ स्लिप अंश लिखना है केवल, प्रतिशत स्लिप नहीं लिखना है। प्रतिशत स्लिप 4% है तो स्लिप अंश क्या होगा 4/100, प्रतिशत स्लिप 2% होता है तो स्लिप अंश क्या होगा 2/100। 4% नहीं, मतलब नहीं लिखना है, 4/100 लिखना है, स्लिप अंश है ये।
इतने क्यों पढ़ रहे हो कि दीवार पे लिखना पड़ा है? कॉपी में लिख लो। लिख लिया भाई। अगला सवाल सभी करना, इसमें न्यूमेरिकल सवाल इन्हीं चीजों पर पूछा जाता है इसमें। लिख लिया भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है और 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3% स्लिप है, तो मोटर की गति ज्ञात करो। ठीक है, आराम से याद करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप अपने मैथ की कैलकुलेशन पावर लगाओ और उत्तर निकालो। तो इसमें रब कर लेता है, तुझे पता कैसे चलता है पहले कौन सा लिखा अब कौन सा लिखा हुआ है? अच्छा, कलर चेंज दिमाग में रख लेते हो ना। वो उठ के देख रहा है, पता तुझे भी नहीं चला इसमें क्या लिखा है ये इसको केवल खुद को ही पता चलता है। वही खुद तुरंत देखता तो 1 मिनट बाद खुद को पता नहीं चलता किधर लिखा है, कितना जाड़ा बना हुआ है। हो गया।
अरे नहीं, किए ही नहीं। कितना आया? एनएस तो 1500 आया है। एनएस में क्या आना? एनएस तो अल्टरनेटर में पढ़ा दिया ना भाई। एनएस तो 1500 आ गया। अब मुझे मतलब माथा पड़ी एनआर की है केवल 1455 आया है। 1455 किस किस का आया भाई? इनके सही है। बाकियों ने इसमें इतना क्या माथा फोड़ी की है, वो वही जाने भाई। देखो, सबसे पहली बात है कि एनएस निकालना है। एनएस बराबर क्या होगा भाई? 120 गुणा एफ बटा पी। तो एनएस बराबर क्या आएगा? 120 गुणा आवृत्ति कितनी है? 50। पोलों की संख्या कितनी है? 4। 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 30। और 50 गुणा 30 कितना हो गया? 1500। तो ये तो 1500 आरपीएम आ गया एनएस। ठीक है। और आपको स्लिप प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 3। मैं दो तरीके से कर देता हूं। एक बार तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करा के दिखा देता हूं, फिर मैं आपको सीधा ही कर देता हूं, ठीक है ना। 3% है तो प्रतिशत स्लिप का सूत्र तो हमारे पास ये था भाई, एनएस माइनस एनआर बटा एनएस गुणा 100। कितना परसेंट है भाई? 3। एनएस कितना है? 1500। माइनस कितना है? एनआर बटा कितना है? एनएस। मतलब 1500 एनएस है, 1500 और गुणा कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 15 ये कितना हो गया भाई? 45। तो ये आ गए 1500 माइनस एनआर। देन एनआर बराबर क्या आ गया? 1500 माइनस 45 बराबर 1455 आरपीएम। ये आ गया उत्तर। और सीधा करना है तो गणित ये कहती है कि आप स्लिप निकाल किस पर रहे हो? एनएस पर। किस पर निकाल रहे हो? एनएस पर। एनएस कितना है? 1500। 1500 का 1% कितना है? 15। तो 3% कितना आएगा? 45। 3% कितना आएगा? और 1545 घटाओगे तो कितना आएगा? 1455। ये कब कहता है? जब एनएस नीचे लिखा हुआ है। क्योंकि आप निकाल तो एनएस में से रहे हो ना, तो एनएस बट्टा में एनएस है, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये है मामला। कोई सवाल है क्या? कोई डाउट है किसी का? पूछ लो भाई। क्या हुआ? इस सवाल देखना, इस चैप्टर में ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, ये इसी लॉजिक से सवाल होंगे। और आपको बस पता होना चाहिए स्लिप अंश क्या होता है, स्लिप क्या होता है। अब आपके पास एन एस 1500 है, एनआर 1455 है, पूछे स्लिप कितना है तो आप कहेंगे 45 आरपीएम। स्लिप तो आरपीएम में आएगा ना, 45 आरपीएम आ जाएगा। लिख लिया? अब देखो नोट डाल के,
प्रारंभ में बताइए रोटर की गति क्या होती है? प्रारंभ में रोटर घूमने ही नहीं लगता, तो रोटर की गति है 0। रोटर की गति 0 है तो स्लिप का मान कितना आएगा भाई? s। तो s बराबर होगा ns माइनस nr बटा ns। स्लिप का मान कितना होगा? 1। प्रारंभ में रोटर की गति कितनी है? 0। तो उस समय आप बताओ कि स्लिप का मान कितना है? 1। ठीक है। पूछे उस समय रोटर की आवृत्ति क्या है? जब प्रारंभ में जब गति नहीं करता है तो रोटर की आवृत्ति तो एफ आर बराबर एस गुणा एफ है। तो आप कहेंगे एफ आर बराबर क्या हो गया? एफ, क्योंकि एस का मान तो कितना हो गया? 1। तो प्रारंभ में रोटर की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के क्या है? बराबर, क्योंकि स्लिप का मान क्या है? 1 और रोटर की गति कितनी है? 0। प्रारंभ में रोटर की गति क्या है? 0। यदि ब्लॉक रोटर का नाम कहेंगे तो भी गति क्या आएगी? 0। ब्लॉक या ब्लॉक्ड रोटर, रोटर को क्या कर दिया गया? ब्लॉक कर दिया गया। इसका मतलब गति क्या कर दी? 0। रोटर की गति 0 तो स्लिप का मान कितना आएगा? a। ये ध्यान रखो। अब इसमें किसी को कोई डाउट पूछना पूछ लो भाई। किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर तो पूछ लें। नहीं है? आगे हम पढ़ते हैं रोटर के प्रकार। रोटर कौन से प्रकार के होते हैं? जो पूछना मेरे से पूछ, इसको क्या पूछे तुम? है? हाँ। क्लास कितने बजे तक चलेगी? क्लास 1 बजे तक है ना भाई? 1 बजे तक चलेगी। इस क्लास का टाइम 2 घंटे कर दिया गया। 2 घंटे ना? हाँ 2 घंटे थे। हैं? हाँ 8 से 10 है ना, 2 घंटे हो गए ना। ओके। अरे 2 घंटे वैसे ही करना पड़ेगा, मेरा सिलेबस खुद का बहुत ज्यादा है। टेक्निकल जो है एक काफी बड़ा भाग है वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूंगा कि ये मशीनें पूरी करूंगा, तो उसके बाद में क्या है वर्कशॉप कैलकुलेशन को शुरू करूंगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन काफी बड़ा भाग है, तब तक आपको मैथ का बेसिक गुणा भाग तो आ ही जाएगा। क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन में कायदे की बात है कि करना लास्ट में कैलकुलेशन ही है। वही सब कुछ लिख दिया, बाद में पता चला है 400 गुणा 600 बटा 300 इंटू 600 जो भी आएगा, करना तो गुणा तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो करना है। तो उसके वर्कशॉप कैलकुलेशन क्या है कि आपके सीबीडी 2 में मेंस में है 30 नंबर की। कितना नंबर की है? 30 नंबर की। इतना बड़ा सब्जेक्ट कोई है नहीं, तो उसके लिए करनी पड़ती है कैलकुलेशन। उससे पहले अपन के पास जो सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला मॉड्यूल है वो मॉड्यूल पहला, मॉड्यूल तीसरा और मॉड्यूल पांचवा। इनमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। फिर मॉड्यूल सेकंड में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हिसाब का टाइम लगता है। मॉड्यूल फोर्थ है जो टाइम तो कंज्यूम करता है, भले लास्ट में पढ़ो, क्योंकि उसमें परीक्षा में सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभार ज्यादा पूछ लेते हैं। वो है मॉड्यूल 4। पहला और तीसरा पांचवा ये सदैव पूछा जाता है।
पहला तीसरा पांचवा तो सदैव ही पूछा जाता है, इसके बिना तो टेक्निकल चलता ही नहीं है। क्योंकि पहला तो बेसिक्स था पूरा ही, जो बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल का बेसिक फंडामेंटल है। तीसरा जो मशीनों का है। पांचवा है जो मेजरमेंट और पावर सिस्टम का है, तो उत्पादन वितरण वो सब है। ठीक है। मॉड्यूल सेकंड है जो सबसे आसान होता है, जिसमें आपको टेक्निकल आईटी में ट्रेड का ज्ञान चाहिए होता है। जो आईटी वालों को यदि कोई कॉलेज वॉलेज गए हैं तो उनको ठीक ठाक आता है। उसमें डिप्लोमा वालों को कुछ भी पता होता नहीं पहले से, उनको सब कुछ नया पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आईटी ट्रेड का ज्ञान रहेगा ना, उसमें डिप्लोमा का तो कुछ है भी नहीं। और उसमें क्या है कि चैप्टर तो आते हैं ऐसे, सोल्डरिंग भी है, अर्थिंग भी है, लेकिन ये डिप्लोमा में भी होते हैं, पर डिप्लोमा वाले इनको छोड़ देते हैं। वो सारे चैप्टर इसके अंदर होते हैं, सोल्डरिंग, अर्थिंग, अंडरग्राउंड केबल के बारे में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के बारे में, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में, वायर के बारे में, आईई रूल के बारे में, केबल में जॉइंट के बारे में, ये वो भाग है। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में, इलेक्ट्रिशियन के सामान्य औजार के बारे में, ये सब कुछ भाग है। वो टफ नहीं है, वो आसान भाग है। जो आपके लिए सबसे अच्छा भाग है, मतलब आपको जो आना ही आना चाहिए, 100% आना चाहिए, वो है मॉड्यूल फर्स्ट। यदि आपको मॉड्यूल फर्स्ट में कमजोर हैं तो आप लास्ट तक सब में कमजोर ही रहेंगे। आप कितने भी माथाफोड़ी करें, तीसरे में कोई आगे नहीं निकल सकते। मैंने मॉड्यूल फर्स्ट आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल का बेसिक फंडामेंटल वही है। और जो आपने पढ़ा ना रजिस्टर और डीसी थ्योरी, उतने से भाग से वर्कशॉप कैलकुलेशन के आपके 6 सवाल 7 सवाल सोल्व होते हैं। 6 से 7 सवाल। डी ग्रुप में अब की बार हर पेपर में 3 सवाल विद्युत का आए थे, जो उसे सोल्व होते हैं। सीबीटी 1 में लगभग 2 सवाल आते हैं, तो वो उसे सोल्व होते हैं। तो ये है डीसी थ्योरी और प्रतिरोध वाले से, इन 2 चैप्टर से ही होते हैं वो, इसलिए ध्यान रखना सारे खंड को। मशीनों में जो मशीन आसान है ना, ये ऐसी ऐसी मशीन है। डीसी मशीन आसान है नहीं। यदि मैं आपको डीसी मशीनें पहले पढ़ाता तो आप मशीनें पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसी मशीन में क्या इतना ज्यादा माथाफोड़ी है नहीं, जो चीज दिख रही है साफ साफ चीजें हैं। डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में फ्लक्स का प्रभाव, विद्युत वाहक बल का प्रभाव, धारा की दिशा का प्रभाव सब अलग अलग चलते हैं, वहां परिपथ बनते हैं। तो वो थोड़ा टिपिकल रहे। ये तो अभी तक आप पढ़ रहे हो आसान है। सिंगल पेज आसान नहीं थी क्या? 3 पेज अभी तक पढ़ा आसान ही है, तो आगे भी आज पढ़ेंगे आसान ही आएगी। इसलिए ध्यान से पढ़ लेना भाई सभी को, क्योंकि उसके बाद अपना सिलेबस में एक वो भी तो है, फिजिक्स। फिजिक्स भी तो पढ़नी है। कई सिलेबस मेरा बहुत बड़ा है रोटर के बारे में है। 6 महीने तक अपना माथा पड़ी है। ये कौन है भाई? हेलो हेलो, राजा वापस आ। ये गया, इसको कैमरे से निकालो भाई। आप जो ये बंदा गया उसको कैमरे से निकालो, और जब भी वो आए उसका कार्ड जब्त करो, उसको हाजिरी करो। ठीक है? हैं? नहीं अब तो भले गए, वापस तो आएगा ना। एक आपके क्लास में कोई बैठा, वो देखो वो भी बैठा। मुझे मैं यहाँ वो पीछे ही था, मैंने पूछा कहाँ जा रहा हूँ, नीचे पानी पीने जा रहा हूँ। वो नीचे चला गया चाय की थड़ी पर। वो तो ठीक है, पीछे पीछे मैं ही चला गया। नहीं वापस तो लाए ना भाई, वापस क्यों नहीं लाए? रोटर, रोटर है 3 प्रकार के। हम पहला रोटर देखेंगे, वो है स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर भाई।
स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर, गिलेरी पिंजरा प्रारूपी रोटर होता है भाई। इसमें आपके पास पता नहीं क्या बन गया भाई। अब अपन मिटा देते हैं। ये होता है हमारे पास गिलेरी पिंजरा प्रारूपी रोटर होता है। इसमें क्या होता है कि सिंपल जो छड़ें होती है वो एक रिंग से दूसरे रिंग पर जुड़ी होती है। एक रिंग से दूसरे रिंग पर क्या जुड़ी होती है? छड़ें। तो छड़ें यहाँ पर जुड़ी होती है। यहाँ जोड़ी किस विधि से जाती है? ब्रेजिंग विधि से। तो ये जोड़ क्या होता है भाई? ब्रेजिंग। ब्रेजिंग जोड़ वो होता है जो सोल्डरिंग से तो मजबूत होता है लेकिन वेल्डिंग से कमजोर होता है। उस जोड़ को हम क्या कहते हैं? ब्रेजिंग। और ब्रेजिंग जोड़ से आभूषण जोड़े जाते हैं। आभूषण किस जोड़ से जोड़े जाते हैं? ब्रेजिंग। या आप ये कह दो कि कठोर सोल्डरिंग है तो वो कौन सी होती है भाई? ब्रेजिंग जोड़। या मान लो आपके रेफ्रिजरेटर फ्रिज की एसी की जो पाइप जोड़ते हैं ना, वो जोड़ कौन सी कहलाती है? ब्रेजिंग जोड़। तो वो जोड़ होती है ब्रेजिंग जोड़। उस जोड़ से इसको जोड़ा जाता है। अब इसको पहले तो सीधा रख दिया भाई, छड़ रखी, दोनों छड़ों मतलब दोनों रिंग है, रिंगों के बीच में क्या जोड़ दी? छड़। और फिर आपने इसको स्क्यूड कर दिया। स्क्यूड क्यों किया? इससे कोगिंग दोष दूर हो गया। तो कहते हैं कोगिंग दोष होता क्या है कि जब स्टेटर और रोटर में खांचों की संख्या एक समान हो जाए या फिर जो अनुपात है वो पूर्णांक आ जाए तो चुंबकीय लॉकिंग की कंडीशन हो जाती है, चुंबकीय लॉक हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र वहीं फैलता है, आगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता नहीं है। उस चुंबकीय क्षेत्र को खत्म करना है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है? स्क्यूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं। ये है रिंग तांबा या एल्यूमिनियम से निर्मित। और ये क्या होती है भाई? छड़। ये भी किसके द्वारा निर्मित है? तांबा या एल्यूमिनियम। ये कहता है रिंग यदि तांबा की है तो छड़ भी तांबा की, रिंग एल्यूमिनियम के है तो छड़ भी किसकी आएगी? एल्यूमिनियम की।
सड़ के द्वारा रिंगों को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इसमें प्रारंभिक टॉर्क का मान कम होता है। कॉगिंग दोष को दूर करने के लिए इस रोटर को ऐंठ दिया जाता है। इसका निर्माण है जो आसानी से होता है। तो 3 फेज में सामान्यतः जहां भी काम लेते हैं या सिंगल फेज में लेते हैं वो स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर का ही प्रयोग किया जाता है। ये आप तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो ना? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपके सिलेबस में है ही नहीं। 3 फेज, 3 फेज नहीं है, आगे सिंक्रोनस भी नहीं है।
हो गए भाई। अब देखो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम है, हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, इसलिए स्क्विरल केज को हम परिवर्तित करके डबल केज स्क्विरल इंडक्शन मोटर बनाएंगे। क्या? रोटर एंट दिया जाता है, एंड मतलब स्क्यूड, ब्रैकेट में लिख दिया। मरोड़ में पूरा मरोड़ होता है, मरोड़ में हल्का सा एंटन आता ना, इसको पकड़ा आपने थोड़ा सा एंठा, इसे एंट ना कहते हैं। जैसे मान लो तू टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है मान लो, उसे एंट ना कहते हैं। हाँ पूरा नहीं मरोड़ा है। इंग्लिश में शब्द आएगा स्क्यूड, ठीक है, हिंदी में कहते हैं एंटन। क्यों एंट दिया जाता है? कोकिंग दोष को दूर करने के लिए, ठीक है भाई। अगला हमारे पास है दूसरा, अब दूसरा हमारे पास क्या, डबल केज है। डबल केज का तात्पर्य हो गया कि हमारे पास पिंजरा प्रारूपी है, तो ये कितने हैं भाई, दो। ये हमारे पास आंतरिक केज है, अब पूरी तो इस प्रकार छड़ बना कर दिखाई नहीं जाएगी, आपको दो रिंग दिखा दी जाती है। ये हमारे पास क्या होता है भाई, आंतरिक केज। जो आंतरिक केज है वो तांबा से निर्मित है। किससे निर्मित होती है? तांबा से निर्मित। इसमें प्रतिरोध कम एवं पररक्त्व अधिक होता है। ये आंतरिक गेज है। और रनिंग के समय, मोटर में रनिंग के समय कौन सी गेज कार्य करती है? आंतरिक गेज। रनिंग के समय कार्य। ये हमारे पास जो केज आपको दिख रही है, ये जो पॉइंट बनाए ना, यहां पर छड़ें जुड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास बाह्य केज है। बाह्य केज होता है, वो किससे निर्मित है भाई? पीतल से। इसमें पीतल है तो प्रतिरोध क्या है? अधिक।
एवं पररक्त्व क्या है, कम। और केवल स्टार्टिंग में प्रयोग होता है भाई इसका। कहाँ प्रयोग हो रहा है, केवल स्टार्टिंग। तो पहला पॉइंट, दोनों केज एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखो, स्टार्टिंग में हम बाह्य केज से जुड़ा रहता है, बाह्य केज में प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा। तो प्रारंभ में या प्रारंभिक धारा क्या होगी, कम। प्रारंभिक धारा क्या हो जाएगी, कम। तो प्रारंभिक टॉर्क क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसलिए प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा हो, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, डबल केज इंडक्शन रोटर का। डबल केज में दो केज है, एक आंतरिक केज एक बाह्य केज। आंतरिक केज तांबे का बना होगा, बाह्य केज किसका बना होगा, पीतल का। पीतल का प्रतिरोध अधिक होगा, प्रेरकत्व क्या होगा, कम। प्रेरकत्व क्या होगा, कम। जबकि आंतरिक केज का प्रतिरोध कम है, प्रेरकत्व क्या है, ज्यादा। आंतरिक केज कहाँ काम करेगा, रनिंग के समय। और बाह्य केज कहाँ काम करेगा, स्टार्टिंग समय। स्टार्ट हो गए, ज्यादा टॉर्क देख के उसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद बाह्य केज जो परिपथ से क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट। और रनिंग के समय कौन सा काम करेगा, आंतरिक केज। तो दोनों केज एक दूसरे से कैसे होते हैं, समांतर में। प्रारंभिक धारा का मान कम होगा क्योंकि बाह्य केज किसका बना हुआ है, पीतल का। प्रतिरोध का मान ज्यादा, इसलिए धारा क्या होगी, प्रारंभिक कम। तो प्रारंभिक धारा कम होगी, टॉर्क क्या होगा, ज्यादा। ये करो नोट।
क्लियर। चलो अगला हमारे पास एक है स्लिप रिंग मोटर कह दो या उसे वाउंड रोटर कहो। वाउंड रोटर। अन्य नाम है हमारे पास स्लिप रिंग मोटर कह दो वाउंड रोटर को। ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि भाई आपको कुल मिला के टॉर्क बढ़ाना ही तो है, और टॉर्क बढ़ाने के लिए आप क्या चाहते हैं, धारा को कम हो। धारा कम हो तो इसलिए आप क्या लगा दो, प्रतिरोध। आपने अभी भी यही तो लगाया था, बाहर पीतल का लगाए, प्रतिरोध क्या था, ज्यादा। तो आपने कहा इसमें प्रतिरोध ज्यादा लगा दो। प्रतिरोध जितना ज्यादा लगाओगे धारा उतनी क्या जाएगी, कम। धारा कम जाएगी तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए तो ये क्या, प्रतिरोध का प्रयोग कर लो। इसलिए इसमें 3 फेज रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें कितना रियोस्टेट प्रयोग किया जाता है, 3 फेज। और 3 फेज रियोस्टेट किससे जुड़ा रहता है, ये है स्लिप रिंग से जुड़ा रहता है। यानी इसमें स्लिप रिंग कितनी होती है, इसमें 3 स्लिप रिंग होती है। जिस पर कार्बन ब्रुश संयोजित होते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 3 स्लिप रिंग जुड़े होते हैं। ठीक है। और ये हमारे जुड़े किससे होते हैं भाई, 3 फेज रियोस्टेट से। अब ये क्या है कि इसका एक सिरा यहां पर जुड़ा हुआ है, इसका एक सिरा यहां जुड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे तो प्रतिरोध का मान 3 होगा, क्या होगा, कम होगा।
प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम, और धीरे धीरे गति बढ़ा लेंगे। प्रारंभ में प्रतिरोध का मान इन्होंने क्या रखा, ज्यादा। थ्री फेज रियोस्टेट इसे कहते हैं कि रियोस्टेट यानी कि परिवर्तित प्रतिरोध। रियोस्टेट का मतलब क्या है, परि थ्री फेज का मतलब है कि तीनों फेजों में बराबर एक साथ रूप से प्रतिरोध चेंज होना चाहिए। तो आप जैसे जैसे घुमाओगे तीनों में प्रतिरोध धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम, और ये अपने पास पूर्णतः गति प्राप्त कर लेगा। शुरुआत में प्रतिरोध क्या रखेगा, ज्यादा। शुरुआत में प्रतिरोध ज्यादा रखेगा तो प्रारंभिक धारा क्या रहेगी, कम। प्रारंभिक धारा कम रहेगी तो प्रारंभिक टॉर्क क्या रहेगा, उच्च। इसमें प्रारंभिक धारा सबसे कम तथा प्रारंभिक टॉर्क सबसे अधिक है। तो पूछे सबसे ज्यादा टॉर्क किस में होता है, स्लिप रिंग मोटर में, उसके बाद में डबल केज, और उससे कम सिंगल केज। यही तो पढ़ा ना हमने। ये लिख लो भाई वाउंड रोटर के बारे में। फेज और केज में क्या अंतर है, फेज और केज में, ये फेज में फे आता है, केज में के आता है। बाकी जो तूने सवाल पूछा वो एक नंबर का घटिया सवाल है। केज का मतलब होता पिंजरा। पिंजरा हमने क्यों कहा, हमने कहा ये गिलेरी के पिंजरे के हिसाब से छड़े बन गए ना, छड़े बनाने के बाद में आपने क्या कर दिया, स्क्यूड, तो गिलेरी का पिंजरा वैसा होता है, इसलिए उसे कहा गया केज। फेज होता है हमारे पास में समय के साथ में आवर्ती का अंतराल क्या रहता है, उसे हम क्या निकालते हैं, फेज, फाई। तो फेज का केज के साथ कोई संबंध नहीं है, सारा अंतर ही है, दोनों अलग अलग चीज है। हैं? अब किसी का डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अब किसी का कोई डाउट है भाई? कोई डाउट है? नहीं सर।
कर दो, क्लास एंड कर दो भाई। डाउट नहीं तो एंड ही करेंगे, और क्या है। क्योंकि अगला भाग स्लीप और टॉर्क का अभी